जय हिंद दोस्तों। अपने देश में अब जल्द ही एनपीआर कराया जाएगा। ये आपको 2025 के मार्च के बाद देखने को मिल जाएगा। ये एनपीआर होता क्या है, एनपीआर से क्या फायदे हैं, एनपीआर से आम जनता को कितना लाभ होता है, सरकारी कौन कौन योजनाओं का लाभ आपको मिलता है, एनपीआर में क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो फिर बहुत सारे लाभों से आप वंचित रह जाएंगे। एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, आपको बता दूं कि 1981 के बाद अपने देश में हर 10 सालों पे एनपीआर होता है। लेकिन इस बार क्या है कि 2020 में ही एनपीआर होने वाला, लेकिन कोविड के वजह से, जो कोरोना काल था, इस वजह से नहीं हुआ। 2021 में भी लॉकडाउन लगा, कोरोना काल था, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या आ गया, कई विधानसभा चुनाव आ गए, उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में हुए। अब क्या है, सरकारें निश्चिंत हो गई हुई है। ये सारे समस्याओं की वजह से एनपीआर नहीं हो पाया, जबकि लगभग 4 साल लेट चल रहा है ये। तो अब क्या है, 2025 के मार्च के बाद ये कभी भी कराया जा सकता है। एनपीआर में होता क्या है आपको बता दूं। देखिए, एनपीआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आपको बताया हूं, इसे हिंदी में आसान भाषा में हम जनगणना कहते हैं, जिसमें इंसानों की गिनती होती है। और यही जनगणना तय करता है कि आप अमीरी रेखा में है या गरीबी रेखा में है, अपर क्लास में है या फिर लोअर क्लास में है, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आपको आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आपको सरकारी बेनिफिट्स मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये सारा चीज ये एनपीआर ही तय करता है, क्योंकि एपीएल और बीपीएल ये दोनों इसी से तय होता है। अब देखिए, जब जनगणना होता है, आपने देखा होगा, और जो लोग न्यू जनरेशन के लोग हैं वो नहीं जानते हैं, वो जान लीजिए कि इसमें क्या है कि पदाधिकारी आपके घर पर जाएंगे। आपके हाई स्कूल का पदाधिकारी हो गया या फिर पंचायत के कोई प्रतिनिधि हो गए, आपके तहसील के कोई पदाधिकारी हो गए, जिसको नियुक्त किया जाता है। हर पंचायत में सबके घर घर जाते हैं, आपसे पूरा ब्यौरा लेंगे, आपका आधार नंबर लेंगे पूरे फैमिली का। इसके अलावा आपके गार्जियन का, जो मेन मुखिया परिवार का है, उसका नाम पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपके पास पक्का घर है या नहीं है, आपके पास कितनी जमीनें हैं, आप कौन सा नौकरी करते हैं, आपका सालाना इनकम कितना है, आप मजदूरी करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं, ये सारा ब्यौरा आपसे लेंगे। कोई चीज नहीं छुटाएगा इसमें। यहां तक पूछा जाता है कि आपके पास शौचालय है या नहीं है। सारी चीजों की जानकारी आपसे ले ली जाती है। जब सारा जानकारी देते हैं, वो एंट्री करते हैं सारे चीजों का। उसके बाद दोबारा एक बार और आते हैं 2 महीने बाद, वो वेरिफिकेशन फिर करते हैं। तीसरा बार में क्या है कि वो पब्लिश करते हैं। पब्लिश जब होता है तो उसके आधार पर तय होता है कि अमीरी रेखा और गरीबी रेखा, आप अमीर है या गरीब है, आप एपीएल में है या बीपीएल में है। बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे होता है, एपीएल हो गया आप गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं। अब क्या है, जो बीपीएल में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे में आते हैं, उनका लिस्ट सरकार के पास बनता है। उस लिस्ट के आधार पर आप देखते होंगे कि हर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है, हर किसी को आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनता है, हर किसी को सरकार का जो पर्सनल योजना का लाभ होता है वो नहीं मिलता है। इसके अलावा हर किसी का अंत्योदय योजना का लाभ नहीं मिलता है, जिसमें 35 किलो अनाज हर परिवार को दिया जाता है, वो अलग योजना होता है। ये सब सिर्फ बीपीएल धारी जो है, जिनका नाम बीपीएल में होता है, उन्हें मिलता है। वो तय होता है जनगणना के आधार पर, वो तय होता है एनपीआर के आधार पर, जो 2011 से लेकर 12-13 तक चला था, और उसी पर तय हुआ था, जो आज तक लोग लाभ उठा रहे हैं। और जो लोग बीपीएल श्रेणी में नहीं आए, उन्हें ना आयुष्मान भारत कार्ड आज तक बना। बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं बना होगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो एपीएल में होंगे। या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला होगा, मतलब सरकार की तरफ से घर नहीं मिला होगा, या फिर अंत्योदय योजना का लाभ आपको नहीं मिलता है। आपको 5 किलो राशन महीने में पर व्यक्ति मिलता है, लेकिन 35 किलो वाला योजना का लाभ आपको नहीं मिलता होगा, ये बीपीएल धारी को मिलता है। तो ये जनगणना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो लोग उस लायक है, गरीबी रेखा से नीचे है, उस कैटेगरी में है, लेकिन गलती से वो एपीएल में चले गए, वो सही चीज नहीं बता पाए, तो अब ध्यान आपको रखना है कि अब जो जनगणना होगा उसमें आपको अपनी बातें रखनी है कि हाँ, मेरे पास जमीन है या नहीं है, घर है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, शौचालय है या नहीं है, आप काम मजदूरी करते, कितना कमाते हैं, सारा ब्यौरा सही में देंगे। आपने जो बताया है उसका जब वो जांच पड़ताल करेंगे, उसमें पता चलेगा कि नहीं आपने सही लिखाया है, फिर आपका बीपीएल में नाम दर्ज कर दिया जाता है और आपको सारी लाभ मिलने लगती है। लेकिन आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जितने लोग बीपीएल में चले गए, बीपीएल में थे उस समय, बहुत सारे लोग हैं, आधी आबादी से ज्यादा अपने देश में, तो वो लोग अगर आज के डेट में 14-15 सालों में संपन्न अगर हो गए हुए,
बहुत सारे गरीब है जो अमीर हो गए, गरीब थे मिडिल क्लास में आ गए, अपर मिडिल क्लास में आ गए। उस समय उनके पास साइकिल भी नहीं था, आज उनके पास बाइक है, कार है, घर है, जमीन भी खरीद लिया, घर भी उन्होंने बना लिया, या फिर बहुत सारे लाभ उठा लिए उन्होंने, उनके बच्चे अच्छे खासे पढ़ाई कर लिए। वो लोग कोशिश करें कि बीपीएल से अब एपीएल में आ जाए। वो सच्चाई बताए अधिकारी को कि नहीं, अब मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास पक्के घर भी है, मेरे पास ये जमीन भी है, मेरे बेटे अच्छे पोस्ट पे अच्छे नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही सही अच्छे काम करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। ये सारी चीजें आप बताएं और एपीएल में आ जाए। और जो लोग एपीएल में है, सही में गरीब थे, गलती से एपीएल में आ गए हैं, वो इस जनगणना में अपना बीपीएल में चले जाए। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उस समय भी जनगणना में थे, जो लोग एपीएल कैटेगरी में जाने वाले थे, अमीरी रेखा में थे, लेकिन उन्होंने गरीबी बता बता के वहां पे गरीबी बता बता के अपना नाम बीपीएल में कर लिए। वहां के पंचायत प्रतिनिधि को मिला के, वहां पर सचिव को मिला के, वहां का सरपंच को मिला के गलत इंफॉर्मेशन दे के, और क्या किया, सारे लोग वहां के पंचायत प्रतिनिधि भी गलत काम करवाते हैं वोट बैंक के लिए, और अमीर अमीर इंसान को भी गरीबी रेखा में डलवा देते हैं ताकि उन्हें लाभ मिलेगा और उनका वोट हमें मिलेगा। तो ऐसे करवा दिए हुए हैं, जो इससे क्या होता है, देखने में लगता है कि हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत है, जबकि आपको बता दूं, अंत्योदय योजना का लाभ लेने वाला, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाला, या फिर आयुष्मान भारत योजना का कार्ड का लाभ लेने वाला, ऐसा नहीं है कि 100 से 100% लोग ही जरूरतमंद है और गरीब है। उसमें भी लगभग 20 से 30% ऐसे हैं जिन्हें जरूरत नहीं है, और वो जानबूझ के लाभ उठाने के लिए वहां पे गलत ब्यौरा दिए थे। तो ऐसा ना करें, जो लोग संपन्न है वो अपना सही चीज बताएंगे जनगणना में, और जो लोग वाकई जरूरतमंद है तो अपनी सही चीज, सही गरीबी बताएंगे, तो आपका फिर गरीबी रेखा से नीचे आप चले जाएंगे। तो ये जनगणना जो होता है वो इसीलिए होता है, आप इस चीज समझ गए होंगे इस चीज को, कि जनगणना जो होता है इसीलिए होता है, इसको हम एनपीआर कहते हैं। एनआरसी जो आपने सुना होगा, एनआरसी एक अलग मसला है, वो राष्ट्रीयता के लिए होता है, वो नागरिकता पहचान के लिए होता है, वो अलग चीज है। बहुत लोग एनआरसी एनपीआर को समझ लेते हैं। एनआरसी अलग हो गया, एनपीआर अलग हो गया। एनपीआर जनगणना हो गया, एनआरसी वो नागरिकता के लिए होता है। दोनों को एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। और आपको बता दूं कि एनपीआर जो है जनगणना है, ये पूरे देश में एक साथ स्टार्ट होगा, और ये राज्य सरकारें को जिम्मा दी जाती है कि आप अपने अपने यहाँ कराइए। इसमें और भी फायदे हैं कि आपके परिवार का, मान लीजिए बहुत सारे नए सदस्य आए होंगे, जैसे शादी होके आया किसी भाइयों का, या फिर आपके लड़के का शादी हुआ, या फिर कोई जन्म लिया किसी का पोता पोती बेटा, या फिर बहुत सारे हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई, जो इस दुनिया में नहीं है, या फिर कोई लड़कियां है घर पे, उनकी शादी हो गई, वो दूसरे घर में चले गए। तो ये क्या है, नया एनपीआर होगा ना, तो सही से जनगणना होगा। दूसरा क्या है, जो नया राशन कार्ड बनेगा उसमें नए लोगों का नाम भी आसानी से जुड़ जाएगा, पुराने लोग जो नहीं है इस दुनिया में उनका नाम भी हट जाएगा ऑटोमेटिक नया कार्ड में। तो ये सब सारी चीजें होती है, इसीलिए हर 10 सालों पे जनगणना कराया जाता है। इसके अलावा कौन लोग पात्र है सरकारी योजना के लाभ लेने के लिए, कौन लोग पात्र नहीं है, वो भी तय हो जाता है उसमें, क्योंकि सारी इंक्वायरी आपसे की जाती है, सारा ब्यौरा आपसे लिया जाता है, सारा डिटेल्स आपसे लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, सरकार को हर योजना का लाभ देने में आसानी होती है। तो ये हर 10 साल पर होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो ये लगभग 15 सालों पे होने जा रहा है, क्योंकि बीच में इतनी समस्या आई जिसकी वजह से ये टलता रहा। 2 साल से 3 साल कोविड की वजह से टलता रहा। चौथा साल में लोकसभा चुनाव, बहुत सारे विधानसभा चुनाव हुए। अब क्या है, 2025 में इसे किसी भी हाल में सरकार कराने का कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और यह संभव है कि 2025 में मार्च के बाद शुरू भी हो जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर जो भी अपडेट होता है, चाहे गवर्नमेंट स्कीम से हो गया, चाहे गवर्नमेंट से कोई अपडेट है, चाहे रेलवे का कोई अपडेट, या फिर कोई नया कानून में कोई अपडेट आता है, कोई संशोधन होता है, वो सारी चीजें बताने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, हर मुद्दों पे मैं आपको जागरूक करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल का ही है, अवेयरनेस करने के लिए मेरा ये चैनल है, अवेयर करने के लिए, मतलब आपको जागरूक करने के लिए चैनल बनाया गया था, और वो काम बखूबी हम लोग आज तक कर रहे हैं, हमारी टीमें आज तक कर रही है आपके लिए। इसीलिए सब्सक्राइबर नहीं है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी दबा लीजिए। नहीं सब्सक्राइबर पहले से है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।